नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुवा। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जनरली यूपीएससी एग्जामिनेशन भी कह दिया जाता है, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के बारे में। इससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो सब हम जानेंगे। मेंबर्स कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट किया जाता है, मेंबर्स की टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होती हैं एंड उसके साथ साथ यूपीएससी का रोल क्या है, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी प्रोविजंस जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, दैट इज पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं में हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी ही नहीं बल्कि जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उनकी भी प्रोविजंस इन्हीं आर्टिकल्स में कवर किए गए हैं। सो कई बार एग्जाम आ जाता है कि भाई यूपीएससी के तो आर्टिकल्स ये हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के आर्टिकल्स कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों को ही कवर करके चलता है। चलिए कंपोजिशन की बात करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन पे फिर आएंगे, पहले आप कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी में बेसिकली हमें देखने को मिलता है, देखिए दोस्तों, एक चेयरमैन होता है एंड चेयरमैन के साथ साथ कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब ये मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि कितनी स्ट्रेंथ मेंबर्स की होगी एंड हमें देखने को मिलता है कि जनरली कमीशन में 9 to 11 मेंबर्स रखा जाता है। अगर मैं मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस की बात करूं, देखिए यहां पर कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट वन, और वो ये क्वालिफिकेशन है कि आप जिन भी मेंबर्स को लेकर आ रहे हो उनमें एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों के लिए भारत सरकार या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी हो। सो दे शुड हैव सर्व्ड एटलीस्ट फॉर 10 years अंडर एनी गवर्नमेंट एजेंसी, दे कैन बी मेंबर्स। सो 50% ऑफ द मेंबर्स ऐसे होने चाहिए कमीशन में। कंडीशंस ऑफ सर्विस की अगर मैं बात करूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशंस ऑफ सर्विस नहीं दी गई हैं, राइट। प्रेसिडेंट को ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है ही विल और शी विल डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स एंड अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिलता है कि जो चेयरमैन एंड इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, सबसे पहले अगर मैं टर्म की बात करूं, इट इज फिक्स्ड एट 6 years या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सो अगर एक मेंबर की मैं बात करूं, उनको मैक्सिमम यूपीएससी का मेंबर बनाया जाएगा फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, या फिर अगर वो 65 years की एज पहले अटेन कर लेते हैं, देन एट द एज ऑफ 65 ही और शी विल रिटायर। तो ये यहां पर इनकी टर्म दी गई है। अगर मैं यहां पर बताऊं उनकी टर्म के बारे में, एक और इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि भाई देखिए वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं। दे कैन रिलिंक्विश देयर पोस्ट बाय रिजाइनिंग बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही में हमें देखने को मिलता है दैट दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड एंड जो रिमूवल का प्रोसेस है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। किन किन कंडीशंस में उन्हें रिमूव किया जाएगा वो हम अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द कमीशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी हैं वो दो वजहों से, मान लीजिए या तो उनकी ऑफिस वैकेंट हो गई है या फिर ही और शी इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर फंक्शंस फॉर सम रीजन और द अदर। इन दोनों कंडीशंस में किसी भी एक मेंबर को जो यूपीएससी है उसका एक्टिंग चेयरमैन के रूप में यहां पे अपॉइंट कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर है कि वो इन दोनों कंडीशंस में, जहां पे या तो चेयरमैन की सीट वेकेंट हो गई हो फॉर सम रीजन और द अदर, या फिर ही और शी इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर फंक्शंस, इन दोनों कंडीशंस में एक मेंबर को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन ये जो मेंबर है ये तब तक ही चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं जब तक जो ओरिजिनल चेयरमैन थे या तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से ग्रहण कर ले या फिर नए चेयरमैन को अपॉइंट ना कर दिया जाए। अब बात करते हैं रिमूवल की। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के जो भी मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं इन्हें रिमूव किया जा सकता है। किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मेंबर जो है ही और शी इज एडजस्ड इंसॉल्वेंट, दैट इज दे हैव गॉन बैंकरप्ट। कोई भी बैंकरप्ट आदमी को आप यूपीएससी का चेयरमैन या फिर मेंबर नहीं रख सकते। दूसरा क्या कहता है जी, अगर कोई ऐसा मेंबर है जो अपनी इन ड्यूटीज के अलावा बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा लेता है, यानी कि वो यूपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन रहते हुए किसी अन्य ऑफिस में पैसे कमा रहा है, कि किसी अन्य ऑफिस में से वो अपनी सेवाएं देकर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, इफ ही और शी इज इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन द सर्विस फॉर
इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड और बॉडी। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि या तो उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या फिर बॉडीली ऐसी इंजरी हो गई या डिजीज हो गया जिसकी वजह से ही और शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव हिज और हर सर्विस, या फिर कोई ऐसा माइंड या मेंटल इशू हो गया है जिसकी वजह से वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। तो ये 3 ग्राउंड हो गए। इसके अलावा एक चौथा ग्राउंड है, दैट इज इन केस ऑफ मिसबिहेवियर ऑल्सो उन्हें हटाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज मिसबिहेवियर? मिसबिहेवियर क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर मिसबिहेवियर का आरोप लगता है तो यहां पर थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्ट हो जाता है, स्ट्रिंजेंट हो जाता है। यहां पर मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की राय ली जाती है। सो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करना होगा, जब भी कोई ऐसा मेंबर के ऊपर आरोप लगेगा कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, मिसबिहेवियर किया है वो अभी हम समझेंगे, लेकिन जब भी ऐसा आरोप लगेगा मेंबर के ऊपर तो वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आई मीन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को के पास भेजा जाएगा फॉर एन इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर में इंक्वायरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद वो जो मेंबर है उन्हें हटाया जा सकता है इफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि वाकई में मिसबिहेवियर हुआ है। मैं यहां पे आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है दैट रिपोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई वाकई में मिसबिहेवियर हुआ है एंड इन्हें हटाया जाना चाहिए तो वो रिपोर्ट जो है वो बाइंडिंग होगी। अब जब ये इंक्वायरी चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब कहता है जी प्रेसिडेंट जो है उस मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन और द मेंबर्स पोजीशन, राइट। सो ये यहां पर दिया गया है। अब बात करते हैं मिसबिहेवियर का मतलब क्या है। देखिए मिसबिहेवियर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मिसबिहेवियर तब माना जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट लेता है, यानी कोई भी मेंबर या फिर चेयरमैन जो है किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट लेता है, ऐसे अग्रीमेंट में इंटरेस्ट लेता है विच इज इंस्टीट्यूटेड और मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। यानी कि कोई भी मेंबर है या जो चेयरमैन है वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा किया गया है, या फिर वो किसी ऐसी कंपनी का मेंबर बन जाते हैं या ऐसी कंपनी के मेंबर के रूप में उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा उठाते हैं, पेक्यूनरी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो भी यहां पर मिसबिहेवियर समझा जाएगा। सो ये 2 कंडीशंस यहां पे दी गई हैं। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है कि यूपीएससी, अब देखिए यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यूपीएससी के ऊपर दबाव ना बने, यूपीएससी को यहां पर ना कोई लालच दिया जाए या उनके मेंबर्स को लालच ना दिया जाए कि वो किसी के पसंदीदा लोगों को रिक्रूट करें। इस तरह से इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है, तो कहता है जी उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलोइंग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई देखिए जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उन्हें कोई भी पावरफुल व्यक्ति ये धमका नहीं सकता या यूं उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी के मेंबर्स इन चेयरमैन को जो हटाने का प्रोसीजर है, सबसे पहले तो उनको हटाने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, एंड मैनर क्या होगी हटाने की एंड ग्राउंड्स क्या होंगे उन्हें हटाने के, दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन ग्राउंड्स या उस मैनर के अलावा प्रेसिडेंट भी यूपीएससी के मेंबर को या चेयरमैन को हटा नहीं सकते। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गई। दूसरा क्या है, जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं। अब देखिए ऑल्दो इट इज ट्रू कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस हैं इन मेंबर्स की, इन चेयरमैन की, दीज आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ये भी एक ट्रुथ है कि जब किसी को किन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ सर्विस या कंडीशंस पे अपॉइंट कर दिया जाता है एज मेंबर या फिर चेयरमैन, उन टर्म्स को, उन कंडीशंस को आप उनके डिसएडवांटेज में आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी को यहां पर मेंबर बनाते समय कहा गया कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। अब यह नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी को घटा दिया जाए, हां बढ़ा सकते हैं बट आपके डिसएडवांटेज में उनको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा जो सबसे बड़ा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जितने भी मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के या चेयरमैन होते हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन को चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनका पैसा आता है। पार्लियामेंट की वोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वोट करेगी तभी इनकी सैलरी, पेंशन या फिर अदर अलाउंसेस आएंगी, वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। चौथा क्या है, कहते हैं जी जो चेयरमैन है यूपीएससी के, वो चेयरमैन जब यूपीएससी के रिटायर करते हैं या रिटायर होते हैं उसके बाद उन्हें कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट की सर्विस में जाने की इजाजत नहीं है। सो देयर इज नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट। सो उनके पास कोई लालच नहीं है कि भाई अगर मैं चेयरमैन रहते हुए किसी की बात मानूंगा तो मुझे फिर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई फेवर मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है कि भाई अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का, जब उनकी वो मेंबर वाली पोजीशन खत्म होगी, लेट्स से उनका रिटायरमेंट हो जाती है
आफ्टर सर्विंग 6 years एंड वो अभी 62 years के ही हैं। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, ऐसा होने के बाद या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर वो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के बन सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और पोजीशन अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा यहां पे एक और जो सेफगार्ड लगाया गया है वो ये कि कोई भी मेंबर या चेयरमैन अपनी पोजीशन को रिपीट नहीं कर सकता। मतलब ये कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया, चेयरमैन की पोजीशन से उनका टेन्योर पूरा हो जाता है 6 वर्षों का, दोबारा वो चेयरमैन नहीं बनाए जा सकते, या फिर मेंबर उनका टेन्योर 6 वर्षों का पूरा हुआ, दोबारा वो मेंबर नहीं बनाए जा सकते, इवन इफ ही और शी इज नॉट have not attained the age of 65। सो ये यहां पर कुछ सेफगार्ड्स हैं। सो किसी भी तरीके से यहां पर उनके मन में कोई लालच ना आए, उनको कोई यहां पर डराया धमकाया ना जा सके, इसका सारा प्रबंध यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। सो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि भाई सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। सो ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें हम आईएएस को गिनते हैं, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को गिनते हैं, वो सब यहां आ जाती हैं, इनके द्वारा कंडक्ट होती हैं। सेंट्रल सर्विसेज आ गई, जैसे आईआरएस हो गया, एंड ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हम डेनिक्स की बात करते हैं, डेनिप्स की बात करते हैं, वो सब एग्जाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही में जो स्टेट्स होती हैं, आप देखिए स्टेट्स जो हैं वो ज्वाइंट रिक्रूटमेंट भी कई बार कर सकती हैं। कोई एक सर्विस जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट्स चाहती हैं कि हम ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करना चाहती हैं, तो वहां पर वो सर्विसेज जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं यूपीएससी को इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट ऑफ दोस पोस्ट्स। इसके अलावा क्या है, कहते हैं जी कोई भी स्टेट गवर्नर के द्वारा रिक्वेस्ट आती है तो उसको फुलफिल करना, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कोई भी रिक्वेस्ट आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद यूपीएससी उस रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी, कंसल्ट किया जाता है यूपीएससी को, एंड कंसल्टेशन से जो कंसल्टेशन का रोल है यूपीएससी का, वो बहुत ही वास्ट है। यूपीएससी को अलग अलग मैटर्स पे कंसल्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए मैटर होते हैं, सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट से या सिविल पोस्ट को फिल करने के लिए जितने भी मैटर होते हैं, उसमें यूपीएससी की कंसल्टेशन की जाती है। दूसरा कि किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए जब हम किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, वो यहां पर यूपीएससी से उसकी कंसल्टेशन होती है। तीसरा, यूपीएससी से सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स पूछा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब के केसेस में भी यहां पर यूपीएससी की राय ली जाती है। एंड चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में, जहां पर किसी कैंडिडेट के ऊपर या किसी एक ऑफिसर के ऊपर या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, वहां पे डिसिप्लिनरी मैटर जब अराइज होता है, वहां पे भी यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। अब यूपीएससी का वहां पे क्या रोल आ जाता है, फॉर एग्जांपल सेंसर हो गया, इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करना है कि नहीं, रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉसेस होनी चाहिए कि नहीं। लेट्स से कोई गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट है, उसने अपने एक्शन से सरकार को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उससे पिक्यूनरी लॉसेस का भरपाई करनी चाहिए कि नहीं, रिडक्शन ऑफ लोअर सर्विस यानी कि डिमोशन होना चाहिए कि नहीं। इन सभी मैटर्स में यूपीएससी की राय काफी ज्यादा मायने रखती है। साथ ही में मान लीजिए कोई ऐसा सिविल सर्वेंट है जिसके ऊपर कोई केस हो जाता है। अब उसके ऊपर केस हुआ क्योंकि उसने सिविल सर्वेंट रहते हुए कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उसके ऊपर केस हो गया। अब वो व्यक्ति कहता है, जो सिविल सर्वेंट था जिसके ऊपर केस हुआ, वो कहता है जी क्योंकि मेरा ये केस हुआ, ये मेरे पर्सनल कारण से नहीं हुआ, मैं सिविल सर्वेंट था, सरकार को सेवाएं दे रहा था, उसकी वजह से मेरे पे केस हुआ, इसलिए जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं वो मेरे को सरकार से मिलने चाहिए। अब क्या सरकार को वाकई में वो लीगल एक्सपेंसेस देने होंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी यूपीएससी की राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है। इसी तरह से कोई सिविल सर्वेंट है जो कि किसी को इंजरी हो जाती है, उस इंजरी से रिलेटेड कोई क्लेम आता है, उसमें भी यूपीएससी की यहाँ पे राय ली जाती है। तो ये सारा हो गया। एंड इसी के साथ साथ कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की पोजीशंस होती हैं जहां पे 1 साल से ज्यादा की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई कंसल्टेंट लेकर आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी स्पेसिफिक मैटर पे, लेट्स से एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई कंसल्टेशन लेकर आना है, G20 का कोई मैटर हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई कंसल्टेंट लेके आना है, पॉलिसी फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी क्या होगा, वो क्योंकि पोजीशन 1 साल से कम की होगी तो वहां पे भी यूपीएससी की कंसल्टेशन ली जाती है। इसी के साथ साथ क्या कहता है जी, मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, री एम्प्लॉयमेंट। हम सब देखते हैं कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पे री एम्प्लॉयमेंट या फिर ग्रांट ऑफ जो सर्विस है उसको कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, यूपीएससी की कंसल्टेशन ली जाती है। एंड इसके अलावा भी कोई और मैटर रह गया हो पर्सनल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, यूपीएससी की कंसल्टेशन ली जाती है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि भाई देखिए, यूपीएससी कंसल्टेशन देता है, अगर किसी मैटर में यूपीएससी की कंसल्टेशन जहां पे कहा गया है नहीं ली जाती है सरकार के द्वारा,
वहां पर सरकार का जो लिया गया स्टेप होगा विदाउट कंसल्टिंग टू द यूपीएससी, उसे हम इनवैलिड नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी की कंसल्टेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट अ डायरेक्टरी प्रोविजन। लेना चाहिए, अगर नहीं लेती है सरकार तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जरूरी नहीं है कि हर मैटर में कंसल्टेशन होगी ही होगी। सिमिलरली कहते जी कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपीएससी आपको सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करने से आपका अधिकार नहीं हो जाता है कि आपको वो पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी। इट इज जस्ट अ सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें आप पास हो जाते हो, उसके बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी दैट इज द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट यस, गवर्नमेंट को ऐसे केसेस में फेयरली एंड आर्बिट्रेशन के बिना आर्बिट्रेरीनेस के बिना एक्ट करना होगा, बिना किसी भेदभाव के नौकरी देनी होगी, राइट, ताकि लोगों का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 में दिया हुआ वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। कहते जी एडिशनल फंक्शंस रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ यूनियन कैन बी कॉन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय पार्लियामेंट। इन सभी फंक्शंस के अलावा पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर यूपीएससी को और फंक्शंस भी दे सकती है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, अब देखिए यूपीएससी के द्वारा एक वर्ष में उन्होंने क्या क्या काम किया, कितने लोगों को कंसल्ट किया, सरकार के कौन से डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया, क्या क्या काम किया, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट दी जाती है यूपीएससी के द्वारा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जो दोनों सदन हैं हमारे पार्लियामेंट के उनके सामने पेश किया जाता है। मान लीजिए यूपीएससी ने कोई यहां पे कंसल्टेशन दी, उसे नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया, उस रिपोर्ट में ये बताया जाए, प्रेसिडेंट को वो मेमोरेंडम साथ में जोड़ना होगा जिसमें ये बताया गया होगा कि हालांकि यूपीएससी ने ये कंसल्टेशन में ये एडवाइस दी थी लेकिन हमने क्यों नहीं मानी, उससे जुड़ा हुआ मेमोरेंडम साथ में जोड़ना होगा व्हेन दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए सरकार कोई कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी को नहीं मान रही है, ऐसे सभी मामलों में द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, इनका अप्रूवल मिलना जरूरी है, नहीं तो कंसल्टेशन माननी होगी, राइट। सो यहां पर अगर सरकार नहीं मान रही है तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट जो है इनका अप्रूवल लेना होगा सरकार को, तब जाकर वो कंसल्टेशन को नहीं माना जा सकता। कहते जी एनुअल जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास यूपीएससी की राय को रिजेक्ट करने की कोई पावर नहीं है। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि पर्सोनल से जुड़े हुए, जो पब्लिक पर्सोनल हैं या फिर जो रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए बाकी के मैटर्स हैं उनसे डील करेगी, ऐसा नहीं है। एचआर एजेंसी बेसिकली आप कह सकते हैं कि नहीं है। साथ ही में रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट टू पोजीशंस और इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसमें यूपीएससी की कोई राय या उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर एससी एसटी कोई आकर यहाँ पे किसी पोजीशन को क्लेम करते हैं, किसी सर्विस को क्लेम करते हैं, वहां पर भी यूपीएससी का कोई लेन देन नहीं है। साथ ही में कहते हैं कि कोई चेयरमैन या फिर मेंबरशिप ऑफ कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स के लिए भी यहाँ पे यूपीएससी की कोई राय नहीं ली जाती। ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी एंड डी के लिए भी यूपीएससी की कोई यहाँ पे से नहीं है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेरी पोजीशंस होती हैं उनमें भी यूपीएससी को एज सच आप इन्वॉल्व नहीं करें तो भी उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कहता है एक्सक्लूड कर सकते हैं पोजीशंस को, सर्विसेज को फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। अब ऐसे में ये बात को यहां पे दोहराया गया है कि मान लीजिए किसी ऑल इंडिया सर्विस को या फिर किसी सेंट्रल सर्विस को अगर प्रेसिडेंट यूपीएससी के परव्यू से आउट करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा। कहते जी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज और पोस्ट में मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर यूपीएससी टू बी कंसल्टेड। बट ऐसे सभी केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट के सामने उस रेगुलेशन को जिसके द्वारा किसी पर्टिकुलर पोस्ट को यूपीएससी के परव्यू से बाहर निकाला जा रहा है, उस रेगुलेशन को एटलीस्ट 14 डेज के लिए टेबल करना होगा दोनों ही सदनों के सामने। एंड पार्लियामेंट अगर चाहे तो उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट कर सकती है या उन्हें रिपील भी कर सकती है। सो पार्लियामेंट की बेसिकली आप कह सकते हैं अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट को है अगर किसी सर्विस को यूपीएससी के परव्यू से बाहर किया जाता है। रोल की मैंने आपको बताया कि यूपीएससी एक वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम है। यूपीएससी यहां पर एक ऐसी बॉडी है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज को रिक्रूट करती है। एंड यूपीएससी का रोल क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस जैसे कि ग्रुप ए में कोई सर्विस जाएगी, ग्रुप बी में जाएगी, ग्रुप सी में जाएगी, या सर्विस की पे कितनी होगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ रिक्रूटमेंट तक रोल जो है सीमित रखा गया है। ट्रेनिंग कैसे होगी वो नहीं है। ये जितने भी काम हैं ये सारे के सारे डीओपीटी के काम है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ट्रेनिंग, पर्सोनल ट्रेनिंग एंड ये जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के अंडर आ जाते हैं। कहते जी देयरफॉर यूपीएससी इज जस्ट अ
recruitment agency, not a DOP, I mean not an agency which take care of other matters related to personal, right? So ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि भाई यूपीएससी की एडवाइजरी नेचर की बॉडी जरूर है, लेकिन यूपीएससी की सारी एडवाइस बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट होंगी ऐसा नहीं है। बट यस, ओनली सोलेस हियर इज कि अगर यूपीएससी की कोई एडवाइस को नहीं माना जाता है, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो ये यहां पे हमें देखने को मिलता है। अंत में यहां पर हमें देखने को मिलता है कि देखिए, जब से सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया है 1964 में, तब से यूपीएससी की कुछ पावर्स को इंपैक्ट हुआ है। जैसे कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में यूपीएससी की जो पावर्स हैं उनको इंपैक्ट जरूर आया है, क्योंकि जब भी किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमीशन बिठाया जाता है या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, ऐसे केसेस में मैटर जो है वो दोनों के पास जाता है, यूपीएससी के पास भी जाता है एंड सीवीसी के पास भी जाता है। सो अब इशू कहां आ जाएगा, जब यूपीएससी एंड सीवीसी दोनों के जो विचार उस सिविल सर्वेंट के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के होंगे। ऐसे में होगा क्या, कहते जी ऐसे में होगा ये कि यूपीएससी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यूपीएससी को ऐसे केसेस में थोड़ा सा एज मिल जाता है, यूपीएससी की राय जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है, उनको माना जाता है। ये था जी यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आए। आने वाले सेशंस में हम इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को और लेकर आएंगे। इन सेशंस को अगर आप पसंद कर रहे हैं, इन्हें लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।